हाइड्रोजन इक्वल्स टू नंबर ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है आपके लिए बेसिकली ये होता है एक्सेप्ट फॉर ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के अलावा सब पे ये एप्लीकेबल होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे ये देखिए, आप खुद ही देखिएगा, फॉस्फोरस में H3 PO4 H3 PO3 और ये क्या आता है H3 PO2। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है H3 PO4 में, अगर ये वाला इसके लिए वैलिड होता तो यहाँ पे क्या आ जाता है P डबल बॉन्ड O, और तीन तीन हाइड्रोजन है तो 3 OH बॉन्ड आ जाएगा इजीली। लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे H3 PO3 में तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O और एक OH आएगा, दूसरा भी OH आएगा, लेकिन यहाँ पे तीसरा क्या आएगा, बस हाइड्रोजन आएगा। तो बेसिकली यहाँ भी हाइड्रोजन 3 है तो 3 OH बॉन्ड आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये वाला जो वैलिड होता है आपका, ये वैलिड होता है बस एक्सेप्ट फॉस्फोरस ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस सबके लिए वैलिड होता है। यहाँ पे फिर आप ड्रॉ करके देख सकते हैं कि P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा OH और फिर डायरेक्ट HH। ठीक है, जबकि H2SO4 की बात करते हैं आप, तो H2SO4 में आप देखिए हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसमें आपका 2 OH लगेगा ही लगेगा, और फिर डबल बॉन्ड O और फिर डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इस एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस ये सारे के सारे पॉसिबल होते हैं। क्लियर है? यस सर। स्लाइड चेंज करूं अभिनव? यस सर। अब देखिए यहाँ पे जब हमने मेटा फॉस्फोरिक किया, मेटा क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। ठीक है, जब भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं फ्रॉम पेरेंट एसिड से तो वो एक मेटा बनता है। जैसे आपके पास आ जाएगा H3PO4 से मैंने क्या किया, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया H2O, तो यहाँ पे क्या बचेगा, HPO3 बचेगा। HPO3 बचेगा तो मैंने बताया था आपको ये पॉलीमर फॉर्म में रहता है, ये तो एग्जिस्ट इन पॉलीमर फॉर्म, और जनरली ये होता है आपका ट्राइमर फॉर्म में होता है। ट्राइमर फॉर्म का मतलब क्या हो गया ये कि H3 ट्राइमर फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि HPO3 का होल थ्राइस, तो यहाँ पे आ जाएगा H3P3O9 हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया था बेसिकली वो 2 सेंट्रल एटम के लिए बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल containing more than 2 central atom, molecules containing more than 2 central atom, more than 2 central atom में हम कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली बात कि कोई भी ऑक्सी एसिड्स हो, ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं हम लोग, फॉर ऑक्सी एसिड्स जस्ट लाइक एक जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कोई नॉन मेटल है हाइड्रोजन है, कोई नॉन मेटल है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का समथिंग है नंबर, उसमें m से मल्टीप्लाई किया जाए, m जो होगा बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। और अगर कॉमन इंटीजर है, अगर कॉमन इंटीजर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा कॉमन इंटीजर है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्लोज्ड बनेगा। कैसा बनेगा, क्लोज चेन बनेगा, या फिर रिंग कह लीजिए, या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। एज फॉर एग्जाम्पल आपने खुद देखा कि यहाँ पे क्या बन रहा है H3P3O9, तो ये सेंट्रल एटम कौन है, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, ये तो मैंने पहले ही लिखवा दिया था आपको रूल्स में। तो P क्या है आपका, सेंट्रल एटम है, और ये 3 है यानी मोर देन 2 है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, P3 है, ऊपर से यहाँ पे देखेंगे आप तो सेंट्रल एटम मोर देन 2 है। ऑक्सी एसिड्स ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। कॉमन इंटीजर, कॉमन इंटीजर है क्या, H3 है, P3 है, O9 है, यहाँ पे कॉमन इंटीजर भी है, यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 3 स्ट्रक्चर, 3 है, तो 3 मैंने क्या किया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 9 है, 9 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे सबसे पहले पीओपी लिंकेज बना देंगे। पीओपी लिंकेज मैंने बना दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया पीओपी लिंकेज। अब देखिए ये ऑक्सी एसिड्स है तो डबल बॉन्ड O तो बनाएगा ही, डबल बॉन्ड O तो बनाएगा ही, डबल बॉन्ड O बना लिया। OH है तो OH भी डाल दिया हमने, OH OH OH। ठीक है, अब खुद देखिए कि हाइड्रोजन 3 हो चुका है। ऑक्सीजन की बात करें तो 3 3 6 और टोटल बन गया कि नहीं, 9 ऑक्सीजन है, 3 फॉस्फोरस है, 3 हाइड्रोजन है, और चूंकि
ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है। तो अगर हम पूछे कि ये कौन सा प्रोटिक है, कितना बेसिसिटी है इसकी, तो ये बेसिकली क्या है आपका ट्राई प्रोटिक है। 3H+ दे सकता है, यहाँ से और यहाँ से इजिली 3H+ दे सकता है, ठीक है। इट रिलीजेस 3H+ आयन, ट्राई प्रोटिक है या फिर लिख सकते हैं ट्राई बेसिक है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पूछता है पीओपी लिंकेज कितना है, जेई मेंस का सवाल है, तो पीओपी लिंकेज आप काउंट कर सकते हैं 3 है। पी डबल बॉन्ड ओ कितना है, तो 3 है। पी ओ एच बॉन्ड कितना है, तो 3 है। सारे के सारे 3 है कि नहीं अभिनव? यस सर। पिछले स्लाइड का लिख लिया था आपने ये? लिख लिया था सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ये भी लिख लीजिए। ये हो जाए तो बता दीजिएगा। डन अभिनव? यस। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था मेटा फॉस्फोरिक क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे अब बात करेंगे ऑर्थोफॉस्फोरिक की, ये तो नहीं कराया था अभी। नो सर। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, देखिए जिस भी पेरेंट एसिड में मेटा फॉर्म पॉसिबल होता है उसी में ऑर्थोफॉस्फोरिक होता है, ठीक है। ऑर्थो लिख रहा हूं एक पॉइंट, ऑर्थो इज प्रीफिक्स and is possible in that and is possible in that oxy acids which have possible मेटाफॉर्म, पॉसिबल मेटाफॉर्म होगा तभी एग्जिस्ट करेगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ऑर्थोफॉस्फोरस H3PO4 हमने ले लिया, ऑर्थोफॉस्फोरस H3PO4, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी वही चीज होता है, H3PO4 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, H2O को निकालेंगे। H2O को निकाला हमने तो यहाँ क्या बचेगा, HPO3 बचे, HPO ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। यहाँ पे एक काम करिए, H3PO3 ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, HPO2 बचेगा, बचेगा कि नहीं? यस सर। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है कि H3PO3 जो होगा आपका, HPO2 जो बन रहा है वो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताएंगे हम लोग आप लोगों को, आपको कि H2SO4 क्या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होगा या नहीं होगा। ऑर्थोफॉस्फोरस तो ये होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक ये है। तो जब भी हम H2O इसमें से रिमूव करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ SO3 बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं? यहाँ एक भी हाइड्रोजन है? नो सर। तो यहाँ पे इसका मेटाफॉर्म पॉसिबल नहीं होगा, नो मेटाफॉर्म पॉसिबल। यहाँ पे बेसिकली ये एनाहाइड्रस बन जा रहा है, क्या हो रहा है, एनाहाइड्रस हो जा रहा है। तो ये वाला पार्ट जो H2SO4 होगा बेसिकली, इसमें से हम निकालेंगे मेटाफॉर्म, तो सॉरी ऑर्थोफॉर्म। तो यहाँ पे आपका पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसका मेटाफॉर्म पॉसिबल नहीं है, एनाहाइड्रस हो जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है, एनाहाइड्रस। जबकि अगर H3PO4 की अगर बात करते हैं हम लोग, H3PO4 की, तो इसमें से H2O निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, HPO3 बनेगा। अब इस HPO3 से भी अगर आपने निकाल दिया, ठीक है, H2O, और चूंकि H2O निकालना है, यहाँ H तो एक ही है तो हम इसका 2 मोल ले लेंगे, तो H2O यहाँ से निकाल लेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 H2O निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ P2O5 बन जाएगा कि नहीं, और ये हो जाएगा एनाहाइड्रस फॉर्म। तो कहने का मतलब यही है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक वहां पॉसिबल है जहां पे आपका मेटा फॉर्म पॉसिबल होगा, वहीं पे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होगा, ऑर्थो होगा। क्लियर है? तो इस वाले पॉइंट पे नहीं होगा लेकिन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।
ये अनहाइड्रस फॉर्म हो जाएगा। जहां से वाटर अगर निकाला आपने और पूरा का पूरा हाइड्रोजन निकल जाता है तो वो ऑर्थोफॉस्फोर मतलब वो एनाहाइड्रस फॉर्म हो जाता है। ओके सर। ओके। अब ये जैसे ऑर्थोबोरिक का नाम सुना होगा आपने, ये H3BO3 है, तो इसका भी एनाहाइड्रस फॉर्म दिखा देता हूं मैं आपको। H2O आपने बाहर निकाला, यहाँ क्या बनेगा, HbO2 बनेगा। HbO2 को अगर आपने HbO2 से अगर आपने निकालना चाहा H2O, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 2 मोल लेना पड़ेगा। 2 मोल लिया आपने, B2O3 बन जाएगा और ये हो जाएगा इसका एनाहाइड्रस फॉर्म। यहाँ तो पॉसिबिलिटी है लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये मेटाबोरिक एसिड है। क्या है, मेटाबोरिक एसिड है। मेटा सल्फ्यूरिक एसिड पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन एनाहाइड्रस फॉर्म में चला जाता है, हाइड्रोजन नहीं होता उसके पास। क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, पायरोफॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, पायरोफॉर्म की बात करेंगे जब हम, तो पायरोफॉर्म में देखते हैं क्या होता है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड की जब बात करेंगे हम अभिनव, तो यहाँ पे इसका कंडीशन देख लेते हैं क्या होता है। फॉर पायरो फॉर्म, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए 2 के या फिर इससे ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन है पायरोफॉर्म, पायरोफॉर्म कब होता है, रिमूवल ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम पेरेंट एसिड, रिमूवल ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ, फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पेरेंट एसिड। पेरेंट एसिड के 2 मोल लेके, 2 मॉलिक्यूल लेके उसमें से वाटर अगर रिमूव कर रहे हैं, एज फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए H3PO4 लिया मैंने, इसका 2 मोल लिया मैंने और इसमें से H2O रिमूव कर रहा हूं, तो यहाँ पे खुद ही देखिए आप कि 2 3 जा 6 हाइड्रोजन है, 2 निकाल लिया तो H4 हो जाएगा, P2 हो जाएगा, 2 4 जा 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, O7 हो जाएगा कि नहीं। यस सर। और इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऑक्सीजन ऑड नंबर पे है, 2 सेंट्रल एटम है, तो मैंने क्या बताया था आपको, पीओपी लिंकेज बनेगा, पीओपी लिंकेज बनेगा एक्सेप्ट फॉर ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। यहाँ पे पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच बन जाएगा, फिर पी डबल बॉन्ड ओ एच बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बच रहा है, तो ओ एच और ओ एच बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई मेंस में आपका, पीओपी लिंकेज बताइए, तो पीओपी लिंकेज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पी डबल बॉन्ड ओ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पी ओ एच बॉन्ड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये टेट्रा बेस टेट्रा बेसिक होगा या फिर टेट्राप्रोटिक होगा, होगा कि नहीं अभिनव। यस सर। लिख लीजिए। हो गया। डन सर। अब देखिए, अब हम लेंगे दूसरा वाला एग्जांपल, पायरोफॉस्फोरस लेते हैं, पायरोफॉस्फोरस एसिड, देखते जाइएगा उसके बाद लिख लीजिए। पायरोफॉस्फोरस एसिड H3PO3, इसका 2 मोल लेना है, इसमें से H2O रिमूव किया, H2O रिमूव करते ही यहाँ पे बन जाएगा H4P2O5। अब जरा फटाफट इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, कौन सा बेसिक है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, ये सब निकालिए, पीओपी लिंकेज निकालिए, पी डबल बॉन्ड ओ निकालिए, पीओएच बॉन्ड निकालिए।
सर एक पीओपी लिंकेज है। देखिए हाँ, वेरी गुड, ऐसे बनाया होगा आपने, पी डबल बॉन्ड हो, पी डबल बॉन्ड हो, यस OH कर सर। दिया आपने, फिर से OH कर दिया आपने, और भी कोई ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक। बच रहा है क्या? तो ये यस सर, एक हाइड्रोजन। ठीक है। तो पीओपी यस। लिंकेज एक है, पी डबल बॉन्ड O दो है, POH दो है, और पीएच क्या है? दो है। यहाँ पे अगर आपको इसमें और उसमें कंपेयर करने को बोले, ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बताइए जरा। ये वाला ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है या वो वाला है? रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा किसके पास होगा? सर इसके पास। हाँ, जिसमें डायरेक्ट पीएच बॉन्ड ज्यादा होगा वो ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का होगा। ठीक है, तो उसमें भी मैंने बताया था यस। आपको, H3PO4 में, H3PO3 में, H3PO2 में, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसके पास है? इसके पास, फिर इसके पास, क्योंकि यहाँ पे पीएच बॉन्ड जो होगा बेसिकली वो कितना होगा? दो होगा, इसमें एक होगा, इसमें जीरो होगा। ठीक है, और ये ट्राई बेसिक है या डाई बेसिक है? तो ये डाई बेसिक हो जाएगा और डाइप्रोटिक हो जाएगा ना अभिनव? यस। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास आ जाएगा हाइपो। तो देखिए यहाँ पे दो टाइप का होता है, हाइपोफॉस्फोरिक होता है और हाइपोफॉस्फोरस होता है। तो हाइपोफॉस्फोरिक लेता हूँ सबसे पहले मैं। फॉस्फोरिक एसिड बहुत आसान है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में होता क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्म आ रहा है? इक फॉर्म आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इन इक फॉर्म, आईसी फॉर्म, हाइपो इज ऑब्टेन्ड बाय, हाइपो इज ऑब्टेन्ड बाय removal of one oxygen from pyroform। अब देख लीजिए पायरोफॉर्म में आपने क्या किया, पायरोफॉर्म में क्या किया आपने, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पेरेंट एसिड से H2O को रिमूव किया, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया। ठीक है, तब आपका पैरो बना। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हाइपो में क्या करना है कि एक फॉर्म में, हाइपो के एक फॉर्म में क्या करना है कि हाइपो इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ वन ऑक्सीजन फ्रॉम पायरोफॉर्म, वन ऑक्सीजन फ्रॉम पायरोफॉर्म। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, H3PO4 का दो मोल लेंगे, दो मॉलिक्यूल ले लिया हमने। ठीक है, और इसको पैरो बनाया, सबसे पहले H2O रिमूव करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, H4P2O7 आ जाएगा। अब ये पायरोफॉर्म से हमें क्या करना है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिमूव कर देना है, तो ये बन जाएगा H4P2O6 बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं यस। अभिनव? और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, सेंट्रल एटम दो है, सेंट्रल एटम दो है, ऑक्सीजन इवन नंबर पे है, ऑक्सीजन इवन नंबर पे है, तो जरा जल्दी से ड्रॉ करके दिखा दीजिए। पीओपी लिंकेज कितना आएगा, पीपी लिंकेज, पी डबल बॉन्ड ओ कितना आएगा, पीओएच कितना आएगा, ट्राई बेसिक है या टेट्रा बेसिक है? सर पीओपी लिंकेज 0। जीरो। आपको क्या करना है, यहाँ पे इवन नंबर दिखा आपको, पीपी कर दीजिए। ऑक्सीजन का ज्यादा नंबर होता तो AOO बनता, ठीक है, POOP बनता, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल यही है। OH डबल बॉन्ड लगा दिया आपने, OH लगा दिया आपने, OH लगा दिया आपने, OH लगा दिया आपने, OH लगा दिया आपने। क्या ये सही स्ट्रक्चर है? यस सर। तो आपको पता है यहाँ से P डबल बॉन्ड O क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। POH जो होगा वो कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। कौन सा बेसिक है ये? मोनोबेसिक है क्या ये अभिनव? सर नो सर। तो कौन सा बेसिक है, टेट्रा बेसिक है कि नहीं, यस सर। या टेट्रा प्रोटिक? हाँ यही पूछ रहा था मैं, हर क्वेश्चन में यही पूछूंगा मैं। OH में से H+ यहाँ से भी दे सकता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इसलिए ये टेट्रा बेसिक है। तो हमने हाइपो में क्या पढ़ा, इक फॉर्म पढ़ा है। ठीक है, लिख लिया आपने? यस सर। अब हम पढ़ेंगे अस फॉर्म। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस। हाइपोफॉस्फोरस में देखिए हम क्या करते हैं, अस फॉर्म आ गया,
तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले क्या कर देंगे, इन अर्स फॉर्म हाइपो इज ऑब्टेन्ड बाई, hypo is obtained by removal of one oxygen from parent acid parent acid से डायरेक्ट आप एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस बन जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस। एज फॉर एग्जांपल H3PO3 ले लिया हमने और यहाँ से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया मैंने, तो ये क्या बन जाएगा, H3PO2 बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड कह लेंगे, या फिर फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फॉस्फेनिक एसिड कहते हैं। स्ट्रक्चर जितनी बार बोलूं उतनी बार ड्रॉ करिए, इससे आपका खुद का प्रैक्टिस होगा। H3PO2 में देखे HP डबल बॉन्ड O H और फिर ये H और फिर ये H, ये सबसे ज्यादा अपने ग्रुप में जैसे H3PO4 H3PO2 और H3PO3 में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का होता है। इसमें अगर एन फैक्टर इसका पूछ लूं मैं, तो एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा कि नहीं, जितना H प्लस देता है वही तो एन फैक्टर होता है, सॉल्यूशन में मैंने पढ़ाया था आपको। तो हो जाएगा ये। यस सर। चलिए इसे लिख लीजिए, और इसके बारे में ये भी बता दीजिए कि इसका जो होगा कैसा होगा, मोनोबेसिक होगा, मोनोप्रोटिक होगा। ये देखते ही ये सारी चीजें खुद से ध्यान में आना चाहिए कि ये वाला देखते ही कि रिड्यूसिंग नेचर इतना होगा, मोनोबेसिक होगा, P डबल बॉन्ड O एक है, POH बॉन्ड जो है आपका एक है, PH बॉन्ड 2 है। ये सारी चीजें खुद ब खुद आनी चाहिए इस स्ट्रक्चर को देख के। ठीक है, यस। स्लाइड चेंज करूं। यस सर। जी, तो देखिए यहाँ पे अगर आपको रिड्यूसिंग नेचर देखना है तो दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो स्ट्रक्चर के तरीके से कि पीएच बॉन्ड कितना है, और दूसरा रिएक्शन से देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं, रिएक्शन से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। नोट में हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग नेचर जो होगा इसका, ठीक है, सबसे पहले देखिए H3PO2 जो है इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट because it contains 2 pH bond, because it contains 2 pH bond। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि रिड्यूसिंग नेचर जो है आपका, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2 दो तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहला बाई स्ट्रक्चर, और दूसरा जो आएगा बाई रिएक्शन। तो मैंने स्ट्रक्चर से आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, फिर भी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। P डबल बॉन्ड OH, PH, PH, ये 2 PH बॉन्ड है, इस वजह से ये ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब बाई रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ तक लिख लीजिए। सर ये सिर्फ एक ही H प्लस दे सकता है। हाँ, ये H प्लस 1 देगा। इसका भी रीजन मैंने बताया था जब आपको सॉल्यूशन पढ़ा रहा था, वहां पे एन फैक्टर की बात आई थी नॉर्मेलिटी में, याद है। नो। नहीं याद है अभिनव, अभिनव सर याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा, जैसे मैंने वहां पे ये लिख लिया आपने, यस सर। तो मैंने वहां पे जैसे नॉर्मेलिटी में स्टार्ट करने से पहले इक्विवेलेंट वेट सिखाया था। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास अपॉन में एक्स, और इस एक्स को मैंने क्या बताया था, वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर बताया था।
यस सर। फिर मैंने बताया था ऐसे डिवाइड किया था, एसिड बेस सॉल्ट, एसिड बेस सॉल्ट। एसिड में मैंने बताया था H प्लस जितना देगा उसका एन फैक्टर उतना होगा। जैसे HCl में एक H प्लस देगा तो उसका एन फैक्टर 1 होगा, तो जो भी मोलर मास अपॉन 1 कर देते थे। H2SO4 उसका मोलर मास 98, H2SO4 में कितना H प्लस देता है, 2 देता है, तो 98/2 हो जा रहा था। बेस में OH जितना देगा, जितना रिलीज करेगा उतना उसका एन फैक्टर हो जाएगा। सॉल्ट में या तो आप पॉजिटिव चार्ज टोटल देख लीजिए या नेगेटिव चार्ज देख लीजिए। वहीं पे आपको एसिड में मैंने ये वाला करवाया था, H3PO4 H3PO3 स्ट्रक्चर भी बनवाया था, आप नोट्स देखिएगा। तो इसमें दिखा आपको कि POH बॉन्ड 3 बन रहा है, तो O और H के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर आता है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और H प्लस इजिली निकल जाता है। यहाँ पे POH बॉन्ड जो है 2 बनता था, यहाँ पे POH बॉन्ड 1 बनता था। याद आया कुछ? यस। तो उसको देखिएगा, आपको इजिली और समझ में आ जाएगा। अब रिएक्शन से समझाऊं मैं? यस। अब देख लीजिए बाई रिएक्शन, रिएक्शन की जब बात करते हैं तो ये H3PO2 जो होता है, बेसिकली H3PO2 ये रिड्यूस करता है किसको, AgNA3 को मेटल तक, ठीक है। मतलब इट रिड्यूसेस AgNA3 टू मेटालिक सिल्वर, टू मेटालिक सिल्वर, मेटालिक सिल्वर तक करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H3PO2, H3PO2 प्लस में क्या आ जाएगा AgNO3, AgNO3 इन दोनों का रिएक्शन कराया मैंने। तो यहाँ पे देख लीजिए सीधी सी बात है, मैंने बताया मेटालिक सिल्वर तक कराएगा तो Ag बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा H3PO4 बन जाएगा। अब देखिए चूंकि ये वाला रिएक्शन किस में होना चाहिए, वाटर में होना चाहिए, ठीक है। तो H2O को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट में देता है H2O के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, HNO3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, HNO3। और इसको बैलेंस करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहला तरीका तो ये है हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल। और दूसरा तरीका देख लीजिए क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका एन फैक्टर वाला है, ठीक है। अगर हीट एंड ट्रायल से नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो एक काम करिए, यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। H3PO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस कितना हो जाएगा, +1 होगा। यहाँ पे निकालेंगे ये कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। Ag का निकालिएगा, यहाँ पे कितना आएगा, +1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। नाइट्रोजन का सेम रहेगा, इधर भी नाइट्रोजन का आपका सेम रहेगा, यहाँ भी +5 है और यहाँ भी क्या है, +5 है, तो निकालने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखिए फॉस्फोरस वाले का एन फैक्टर देखेंगे तो एन फैक्टर 1 से 5 में जा रहा है तो एन फैक्टर 4 होगा कि नहीं, 1 से 5 में जा रहा है तो एन फैक्टर 4 होगा, क्लास 11th में यस पढ़ा होगा आपने। और यहाँ पे Ag का देखेंगे 1 से 0 में जा रहा है तो एन फैक्टर इसका कितना होगा, 1 होगा। जितना चेंज आता है वही तो एन फैक्टर होता है। यस सर। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या कर देंगे, यहाँ पे जो इसका एन फैक्टर आएगा वो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4, और इसका जो एन फैक्टर आएगा वो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है अभिनव? यस। अब देखिए सबसे पहले तो आप जिसका जैसे जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको आप बैलेंस कर लीजिए इजीली। उसको बैलेंस करने के बाद, उसको बैलेंस करने के बाद अदर एटम्स को बैलेंस करेंगे, और सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। सबसे लास्ट में किसको करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तो एक काम करिए, Ag आपने बैलेंस कर लिया, P भी आपने बैलेंस कर लिया, तो बचा क्या अपने पास, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पहले नाइट्रोजन बचा। नाइट्रोजन यहाँ कितना है, 4 नाइट्रोजन है, तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, किससे कर दिया, 4 से, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे आइए, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 4 3 12, 4 3 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16 ऑक्सीजन है। और इधर चेक करेंगे तो 4 3 12, 12 और 2 14, 14 एक 15 हो गया ना 15। तो एक काम करिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 ऑक्सीजन हो जाएगा अभिनव। यस सर। अब ऑक्सीजन को ऑक्सीजन 16 बैलेंस हो गया, तो हाइड्रोजन को देख लीजिए, 2 2 4, 4 और 3 7 हो गया। यहाँ पे 3 3 और 4 7 हो गया कि नहीं, बैलेंस हो गया कि नहीं। यस सर। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसकी टोपी उसकी सर, ऐसे कर सकते हैं कि जो इसका एन फैक्टर हो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो उसका एन फैक्टर हो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए, और लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। सबसे पहला तरीका हीट एंड ट्रायल, लेकिन अगर हीट एंड ट्रायल नहीं हो पा रहा है तो इसकी टोपी उसकी सर कर दीजिए। ओके। ओके, स्लाइड चेंज करें।
यस। तो बैलेंस करना बहुत आसान है कि नहीं? चलिए जी। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स में इफेक्ट ऑफ हीट पढ़ेंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ऑक्सी एसिड्स पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी दो फॉर्म लेंगे हम लोग, ठीक है। एक फॉर्म आ जाता है, क्या आ जाता है? एक फॉर्म आ जाता है, और दूसरा क्या आ जाता है? अस फॉर्म आ जाता है, ठीक है। तो एक फॉर्म की जब बात कर रहे हैं यानी फॉस्फोरिक फॉर्म, ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, क्लोरिक एसिड, नाम सुना है ना आपने? यस सर। तो देख लीजिए एक फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग। एक फॉर्म बहुत आसान है, ठीक है, जैसे H2SO4 है, क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें हीट करेंगे तो H2O निकलेगा। भाई H2O निकालना है, हीट किया हमने, H2O उड़ गया। H2O उड़ गया मतलब H2 निकल गया, एक O निकल गया। तो यहाँ पे क्या निकला? H2O निकला, तो बचा क्या? SO3 बचेगा कि नहीं? यही तो बचेगा। अभिनव बोलते रहिए आप प्लीज। इधर देखिए, अब H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड है। यहाँ पे हीट किया, पहली बार मैंने हीट किया मैंने, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? HPO3 बन जाएगा। फिर से HPO3 और H2O बन गया। फिर से मैंने क्या किया? इसको हीट किया, फिर से H2O निकाला। तब तक हीट करना है। इसमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें डबल दो लेना पड़ेगा कि नहीं? हमें दो यस लेना सर। पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि H2O निकालना है हमें। तो ये क्या बन जाएगा? P2O5। तब तक हीट करना है जब तक पूरे के पूरे हाइड्रोजन बाहर ना निकल जाए, यूं समझ लीजिए। क्लियर है? एनहाइड्रस फॉर्म बनाना है। कौन सा फॉर्म बनाना है? एनहाइड्रस फॉर्म बनाना है, ठीक है। HClO3 का नाम सुना होगा आपने। HClO3 में आपने हीट किया, हीट किया मतलब क्या किया? हीट किया आपने, H2O को निकाला आपने बाहर। तो देखिए यहाँ पे हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? इसका 2 मोल लेना पड़ेगा। H2O को निकाला हमने, इधर निकाल दिया H2O को। यहाँ क्या बचेगा? क्या बचेगा अपने पास? ClO6 हो जाएगा, ClO5 बचा कि नहीं? यस सर। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ऑक्सी एसिड्स इन एक फॉर्म, ठीक है। अब हम ऑस फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें भी यही करना है, उसमें भी यही करना है। आपको कभी भी कोई भी देता है, ठीक है, हीट करने को रिएक्शन देता है, उसमें से पूरा H2O उड़ा दीजिए। समझ रहे हैं आप? पूरा H2O उड़ा दीजिए, मतलब पूरा हाइड्रोजन ही खत्म कर दीजिए जितना कर सकते हैं। अगर ये रिएक्शन आपको दे देता, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या लिखना है? ये लिख देना है। अगर ये रिएक्शन आपको दे देता, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या लिखना है? ये लिखना है। हो गया? डन। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे सबसे लास्ट में किसको बैलेंस करना है? मैं दोबारा बता रहा हूँ, लास्ट में बैलेंसिंग किसका करना है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का, ठीक है। सबसे पहले जो रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको, उसके बाद अदर देन दैट, उसके बाद लास्ट में जो करना है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को करना है। चलिए अब देखिए अपने पास क्या आएगा? इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अस फॉर्म, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस, इसमें अस फॉर्म आ गया, ठीक है। अस फॉर्म आ गया तो बस हो गया, ठीक है। यहाँ पे केस वन लेंगे, केस वन लेंगे। केस वन में देखिए अब अपने पास क्या होगा। जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सी एसिड्स होगा तो रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सी एसिड then removal of water H2O takes place just like the previous one, just like the previous one। जैसे मान लीजिए H3PO4 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? उस फॉर्म में चेक करना है फॉस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। फॉस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है अभिनव? फॉस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? सर। +5, +5 यस सर। मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है आपको, तो सीधे सीधे क्या करना है आपको? HPO3 में चेंज करना है, और उसमें से फिर से आपको रिमूवल ऑफ वाटर कर देना है, वाटर को हटा ही देना है। जितने भी पॉसिबल वाटर दिखें
आप अगर मल्टीप्लाई करके रिएक्टेंट में कुछ हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, तो ये P2O5 बन जाएगा। H2SO4 है, ये भी यहाँ पे क्या है +6 में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इक फॉर्म वाले को अगर हटा दे, ठीक है, इक फॉर्म को अगर मान लीजिए मैंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया इक और ऑस में, ठीक है, H2SO4 है, ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज करना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, ये जनरलाइज करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, डायरेक्ट यही करवाना चाहिए था, खैर कोई नहीं। SO3 हो गया, ठीक है। अगर H3BO3 की बात करें, डेल्टा H2O लगाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, HbO2 बन जाएगा। HbO2 में फिर से डेल्टा H2O लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मोल ले लेंगे, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे और ये क्या बन जाएगा, B2O3 बन जाएगा कि नहीं। बन जाएगा। यस। तो चलिए इस वाले केस को अगर आप हटा देते हैं, एक फॉर्म को हटा भी देते हैं, तो यहाँ से जनरलाइज हो जाएगा ये, ठीक है, कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सी एसिड्स टेक्स प्लेस, ये पूरा का पूरा निकल जाएगा। क्लियर है, एनहाइड्रस बना लेगा। हो गया अभिनव, ये समझ में आया, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। नो सर। चलिए अब देखिए, अब आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, ये +6 में है, यहाँ पे बोरोन किस में होगा, 2 3 से 6 और ये 3, ये +3 में होगा कि नहीं, ये इसका बोरोन का +3 तो होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब जो केस 2 आता है अपने पास, केस 2 जो होता है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उसका लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में कहीं भी हो, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देख लीजिए इंटरमीडिएट, ये एक याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आपने हीट किया तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जस्ट हायर ऑक्सी एसिड्स, जस्ट हायर ऑक्सी एसिड्स इन इक फॉर्म। जब भी आपको दे हीट करने को, ठीक है, कोई भी एसिड, ठीक है, फॉस्फोरस एसिड दे अगर आपको हीट करने को, तो उसको हीट जब करेंगे आप, तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट होगा जस्ट हायर ऑक्सी एसिड एसिड्स इन इक फॉर्म होगा, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बाई प्रोडक्ट, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का बनेगा और जो हायर ऑक्सी एसिड्स बनेगा। एज फॉर एग्जांपल H3PO3 है, H3PO3 है, जरा फॉस्फोरस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट अभिनव। लो। कितना आवाज आ होगा, रही सर? यस प्लस यस, थ्री। +3, +3 है, यानी ये ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यानी ये वाला अप्लाई होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में जब आपका एसिड है तो आपका जस्ट हायर ऑक्सी एसिड्स बनेगा, इसके ऊपर ऑक्सी एसिड्स इसका क्या होता है, क्या ये इसके ऊपर नहीं होता एक फॉर्म में, बताइए अभिनव। सर इसके ऊपर वाला फॉर्म मतलब कि ये H3PO3 है, ये फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, ये क्या है यस सर। फॉस्फोरस एसिड, इसके ऊपर मतलब ये +5 में चला जाएगा, जस्ट हायर ऑक्सी एसिड्स। H3PO4 तो ऊपर आएगा ना H3PO3 से, यस सर। और इसके साथ क्या निकल जाएगा, PH3 निकल जाएगा, बैलेंस कर सकते हैं बाद में आप, ठीक है, ये -3 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपने H3PO2 किया, यहाँ पे हीट किया आपने, तो इसके ऊपर इसके हायर ऑक्सी एसिड्स कौन होगा, ये तो इंटरमीडिएट में आ रहा है, +2 आएगा, सॉरी +2 नहीं आएगा, कितना आएगा, 2 2 जो 4 3 +1 आएगा, ठीक है। जरा बताइए इसका हायर ऑक्सी एसिड्स कौन है, H3PO2 को, अगर ऊपर वाला समझ में आ गया है तो। अभिनव नहीं, आवाज नहीं आई आपकी, बिल्कुल नहीं आई है।
अभिनव? सर पीओ। नहीं आ रही है। H3PO3 बोल रहे हैं क्या आप? यस। अब एक बात बताइए, H3PO3 का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ H3PO3? यस सर, नहीं हो। मैं, आप अनम्यूट करिए पहले। हाँ, H3PO3 अगर आप लिखते हैं अभिनव, तो उसका मतलब क्या होता है? वो तो फॉस्फोरस एसिड होता है ना। यहाँ पे हमें यस कौन सा सर, लेना है? इक आईसी फॉर्म होने लेना चाहिए। है, आईसी लेना है, तो ये तो फॉस्फोरिक एसिड यही होता है ना। और यस इसके सर। साथ क्या रिलीज हो जाएगा? PH3 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो इसे लिख लीजिए। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ये हो जाए तो बताइएगा। ये हाइयर समझ में आया? H3PO3 से H3PO4 में गया है, क्योंकि ये इक फॉर्म ही लेना है। ये या तो या डायरेक्ट रट सकते हैं आप, लेकिन बेटर है कि ये ट्रिक याद करें। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट को जब भी हीट करते हैं हम लोग, तो जस्ट हाइयर ऑक्सी एसिड्स बनता है इन इक फॉर्म। ठीक है? यस सर। जैसे H2SO3 को हीट करते हैं हम लोग, तो H2SO4 बन जाता है, वो सल्फ्यूरिक बन जाता है। वैसे वो सल्फर वाला हम 16th ग्रुप में पढ़ेंगे। जितना टाइम लगेगा, जितना भी बेसिक क्लियर करना है, हम यही करेंगे 15th ग्रुप में। 16th में फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग क्वेश्चंस करते हुए। ये लिख लिया आपने? यस सर। अब देख लीजिए आगे। यहाँ पे देखिए अपने पास एक नोट डाल के पॉइंट लिखिएगा। पॉइंट क्या, ये यहीं पे समझा देता हूँ, फिर मैं लिख दूंगा। जब भी H3PO3 को आप हीट करते हैं, ठीक है, तो ये डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन में जाता है। डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन क्या होता है? लास्ट क्लास में आपको बताया था मैंने एक बार। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज करता है रिड्यूस और और सेम ऑक्सीडाइज हो। एलिमेंट रिड्यूस करता है, उसी को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ हीट ऑन फॉस्फोरस एसिड, ऑन फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला बताइए, H3PO3। ठीक है, व्हेन H3PO3 is heated, then it undergoes then it undergoes disproportionation reaction, disproportionation रिएक्शन। आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं, H3PO3 डेल्टा हीट किया हमने, तो यहाँ बन जाएगा इसके हाइयर ऑक्सी एसिड्स, और यहाँ पे PH3 निकल जाएगा। आप खुद देखिए, यहाँ -3 है, यहाँ +5 है, और यहाँ +3 है। ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? रिडक्शन हो गया। बैलेंस करना चाहते हैं, कर लीजिए। 4 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया, 3 से इसको कर दिया। हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैंने ऐसे ही बस लिखवा दिया था आपको एक जनरल फॉर्मूला। अभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन बेसिक होगा, ये सारी चीजें। हो गया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं हम लोग। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, यानी हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट लिख सकते हैं, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। हाइड्राइड का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन से रिएक्ट करना। ठीक है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करना। तो हमें इतना तो पता है कि किस टाइप का बनाता है, NH3 PH3 वगैरह बनाता है। तो हम लिख सकते हैं ऑल ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ऑल ग्रुप 15 एलिमेंट्स रिएक्ट विद
dihydrogen to form hydride such as, आपको पता है कैसा बनता है, NH3 बनता है, फिर क्या बन जाएगा, PH3 बन जाएगा, फिर ASH3 बन जाएगा, फिर SBH3 बन जाएगा, और उसके बाद BiH3 बन जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट, जितने भी हाइड्राइड होते हैं सारे के सारे बेसिक इन नेचर होते हैं, उसी का पॉइंट लिखवा रहा हूँ। ऑल हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 elements are basic in nature, are basic in nature due to the presence of lone pair, due to the presence of due to the presence of lone pair electron on central atom। तो यहाँ पे एक सवाल है आपका कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो आई होप कि ये आप आंसर दे सकते हैं। ये लिख लिया आपने। सर मोस्ट बेसिक तो NH3 होना चाहिए। होना चाहिए, आपने लिख लिया ये। यस। हाँ, तो मेरा सवाल है कि NH3 क्यों होना चाहिए। अगर आपको जवाब पता है कि NH3 मोस्ट बेसिक होना चाहिए, या फिर आप ये भी कर रहे हैं डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड ऑफ 15th ग्रुप डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, तो NH3 मोस्ट क्यों है। सर डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता रहता है, तो तो जो इलेक्ट्रॉन की जो वो क्या कहते हैं डेंसिटी होती है वो। कम होती है। यस सर। तो कम होती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो डोनेशन की टेंडेंसी वो हो जाती है कम। वो कम कैसे होगी। अगर मैं ये भी कह सकता हूँ डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, आपका साइज इंक्रीज करता है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है डिक्रीज करता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, तो वो तो इजीली देना चाहिए कि नहीं। इस हिसाब से ऐसे भी तो सोच सकते हैं। अभिनव, यस सर। देखिए बेसिकली होता क्या है, नाइट्रोजन सब पे एक एक लोन पेयर है, सबको पता है, सब पे एक एक लोन पेयर है, 15th ग्रुप एलिमेंट है, सब पे एक एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन होता है छोटा, नाइट्रोजन छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से रिपल्सन ज्यादा होता है। तो ये क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इजिली कर सकता है ना, क्योंकि इसके पास रिपल्सन है, ये इजिली कर सकता है, डोनेट कर सकता है ना। और जो जितना ज्यादा इजिली करेगा वो ज्यादा बेसिक, जबकि इधर आएंगे थोड़ा साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो रिपल्सन थोड़ा कम है, तो ये आराम से करेगा। और नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम होगा, तो ऐसे हो जाएगा आपका। सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो कौन होगा, आपका आंसर बिल्कुल सही था, NH3, PH3, ASH3। लेकिन बोर्ड में आपको रीजन पूछेगा, बोर्ड में आपको रीजन पूछेगा और एग्जैक्ट रीजन देना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अमोनिया, अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर बेस among hydride of group 15 elements। group 15 elements के अमोनिया जो होते हैं ज्यादा होते हैं। स्मॉलर द साइज, बिकॉज स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, more electron density, more electron density on nitrogen atom, on nitrogen atom, due to which it can donate electron easily, it can donate
इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है। हो गया, वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है आपका कि आपने देखा होगा कि CuNH3 का होल 4 बना रहा है। इसमें स्टार्टिंग में भी वो केमिकल प्रॉपर्टीज में पूछा था कि जब अमोनिया सॉरी यूरिया को वाटर में मिल जाते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, फिर वो डिकम्पोज होके एक कंपाउंड बनाता है, वो कौन सा है। और उसका जो डिकम्पोज होके कंपाउंड बनाता है बेसिकली उसको कॉपर से रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, वो यही बन रहा था ना। सवाल भी कराया था मैंने क्लास में। अभिनव, तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या होता है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि NH3 ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्यों एज अ लिगेंड ट्रीट होता है, PH3 ASH3 BiH3 वगैरह क्यों नहीं होते। ठीक है, जैसे आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखा होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अपने को क्या पता चलता है कि Ml है, तो ये L जो होता है लिगेंड होता है, लिगेंड डोनेट करता है M को, तो लिगेंड जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है, और M जो होता है आपका एसिड होता है। तो मेरा सवाल क्लियर है कि NH3 एज अ लिगेंड काम आ जाता है, लेकिन PH3 तो नहीं आता ना। आता है क्या? SH3 को देखा आपने, या SBH3 को देखा आपने, ठीक है, या BiH3 को देखा आपने, नहीं देखा। तो ये ऐसा क्यों होता है? एकदम आसान जवाब है, वो ये है कि यहाँ पे जो लिगेंड एज अ लिगेंड जो काम आते हैं, ठीक है, एज अ लिगेंड जो एक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। और जो जितना ज्यादा बेसिक होगा वो तो इजिली लिगेंड बन सकता है ना, डोनेट करके। अभिनव, अभिनव, यस। तो इस वजह से NH3 आता है, PH3 वगैरह नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक पॉइंट कि अमोनिया, ये आपके बोर्ड में पूछता है क्वेश्चन, अमोनिया एक्ट्स एज ligand and has tendency and has tendency and has tendency to form complex compound. क्यों? Because ammonia is a stronger base. Ammonia is a stronger base and it can donate electron easily to the central metal atom and forms a stable complex compound. ये भी तो जरूरी है, अगर वो डोनेट करता है उसके बाद जो फॉर्मेशन होना चाहिए स्टेबल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल आपने खुद ही देखा है कि Cu+2 जब NH3 से रिएक्ट करता है तो इसका 4 मोल मिलके ये क्या बनाता है, CuNH3 का 4 बनाता है, और ये क्या हो जाता है, +2 बनाता है। बहुत आसान।
डन। वेरी गुड। स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करेंगे दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट किसके हिसाब से देखते हैं हम? तो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेसिकली अभिनव, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपसे NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3, इन सब में अरेंज करिए इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आप कर सकते हैं क्या इसे? सर NH3 PH3। सबसे ज्यादा NH3? नो सर, पीछे से। सबसे ज्यादा किसका होगा ये बताइए? सर SPH। SBH3, देन सर ASS। ASH3, देन फिर PH3 फिर NH3। और ये BiH3 कहाँ गया? BH3। देखिए यहाँ क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो एक चीज क्लियर होना चाहिए कि वो मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा? इसका होगा। होगा कि नहीं? यहाँ पे अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो जिसका सब, और इसका भी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, इसका भी, इसका भी। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा होता है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा कौन सा? SBH3 आ जाएगा। SBH3 के बाद ये जो होता है, ये क्या है? आर्सेनिक और PH3, ये बाद में आता है। ये आपका जब आप टेबल पढ़ेंगे, NCERT में टेबल दे रखा है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट है सबका, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों से ज्यादा होता है क्योंकि इसमें NH3 आता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होता है। उसके बाद आएगा आपका ASH3 और उसके बाद आएगा आपका PH3। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे NH3 जो होता है बीचों बीच आता है। ठीक है, या तो ये सबसे ज्यादा भी नहीं होता और कम भी नहीं होता, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों का एबनॉर्मल मतलब इन लोगों का साइज बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से ये सबसे आगे आते हैं। उसके बाद इन तीनों की बात करें तो इन दोनों से ज्यादा होता है और ये इससे ज्यादा होता है। ठीक है, और ये ऐसे होता है। क्लियर है? ड्यू टू मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक पॉइंट, अमोनिया हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PH3 because ammonia is associated with associated through hydrogen bonding, through hydrogen bonding। ठीक है, समझ में आया अभिनव? डन। चलिए,
अब देखिए आएंगे हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। तो देखिए ये थोड़ा ऊपर नीचे देता जरूर है, लेकिन इनके रीजंस होते हैं, अपने रीजंस होते हैं कि इसका ज्यादा क्यों है कम क्यों है। मेल्टिंग पॉइंट में अगर मैं आपसे पूछूं अभी ना, NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, किसका ज्यादा होगा बताइए। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा। मेल्टिंग पॉइंट देखने से पहले एक चीज तो ध्यान में रखना चाहिए कि ये पैकिंग पे डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट, और इसमें होगा वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेटवर्क सॉलिड टाइप बनाएगा, बताइए। इसमें बता सकते हैं आप, मैंने हिंट्स भी दे दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभिनव। सर हाईएस्ट NH3। NH3 का हाईएस्ट होगा, उसके बाद ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसकी पैकिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा इसमें होगा, तो इसको ले लेंगे BiH3, फिर SbH3 हो जाएगा, फिर आपके पास ASH3 आ जाएगा। जो सबसे कम होगा वो किस में होगा, PH3 में होगा, फॉस्फीन में होगा। और Bi जो होता है बेसिकली वो टिपिकल मेटल भी होता है, तो उसमें एक वो उस टाइप से हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड टाइप, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। तो पैकिंग इसमें भी स्ट्रांग होता है। सबसे ज्यादा किसमें होगा, NH3 में होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ड्यू टू हाइड्रोजन में। हो गया। यस। अब बात करेंगे हम लोग, एक मिनट, अब बात करेंगे हम लोग रिड्यूसिंग नेचर की। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, वही कंपाउंड है, हाइड्राइड है, कौन सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का होगा, तो बता सकते हैं आप कौन होगा। देखिए यहाँ पे, इट डिपेंड्स अपॉन EH बॉन्ड, इट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ EH बॉन्ड। EH बॉन्ड जो जल्दी टूट जाएगा वो ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। EH बॉन्ड, E का मतलब क्या हो गया आपका, E का मतलब है ग्रुप 15 एलिमेंट्स कोई है भी, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा, वीकर द EH बॉन्ड, जितना वीक होगा stronger will be the reducing agent, stronger will be the reducing agent। अब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी घटेगा, बॉन्ड इंथैल्पी घटेगा कि नहीं, वीक बॉन्ड बनते जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास ऑर्डर ऑफ, सर तो हाँ, इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम। यस, ठीक है, जो जितना जल्दी टूट जाए। तो BiH3 जो होगा आपका ये, SbH3, फिर ASH3, PH3। यहाँ पे नए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो इसको तोड़ना भी आसान नहीं होता, बॉन्ड को तोड़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन बेसिक कैरेक्टर देखे तो इसका उल्टा होगा, क्योंकि लोन पेयर को डोनेट करना होता है, यहाँ बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। और यहाँ पता है आपको, NH करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, BiH3 जो होता है इज a stronger reducing agent, reducing agent because it has weaker
BiH bond due to large size of bismuth। ये पॉइंट लिख सकते हैं। देखिए मैं इसमें इतनी सारी चीजें लिख रहा हूँ ताकि आपके बोर्ड का भी कवर हो, कंसेप्ट क्लियर हो, और जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस भी करते हैं हम लोग बीच बीच में, ठीक है। तो पूरे नोट्स को अच्छे से बनाइएगा, और चूंकि इनऑर्गेनिक है तो रोज ही पढ़ना अपना जो क्लासेज है। तो ये नहीं कि जिस दिन क्लास होगा उसके एक दिन पहले पढ़ेंगे, रोज दीजिए। जितना पढ़ सकते हैं आप रोज ही पढ़िए, चाहे 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, रोज ही नोट्स रिवाइज किया करिए, इससे काफी फायदा होगा। हो गया अभिनव, हो गया? यस। अब देखिए जरा यहाँ पे, अब हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी में कौन सा ज्यादा होगा। तो सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको कि थर्मल स्टेबिलिटी को चेक कैसे करेंगे, किस बेस पे हम बताएंगे कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। अगर आपका कोवलेंट कंपाउंड हुआ, फॉर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है, आपका जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा TS, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी जितना ज्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। किसके लिए? कोवलेंट कंपाउंड के लिए। अब आप इतना तो पहचान ही सकते हैं ना कौन सा कोवलेंट है और कौन सा आयनिक है, पहचान सकते हैं ना। और दूसरा जो होगा फॉर आयनिक कंपाउंड, अभिनव, फॉर आयनिक कंपाउंड, अगर इसमें देखा जाए तो ये दो टाइप का होगा आपका, ठीक है। मोनो एटॉमिक अनायन, मोनो एटॉमिक अनायन में मतलब मान लीजिए आपके पास F- है, Cl- है, O-2 है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें जो चेकिंग करते हैं हम लोग किस हिसाब से करते हैं, जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, क्लास 11th में पढ़ा था आपने। लैटिस एनर्जी जिसका जितना ज्यादा होगा, मोनो एटॉमिक, सबसे पहले तो ये पहचानने आ जाएगा ना आपको कोवलेंट कंपाउंड कौन है, आयनिक कंपाउंड कौन है। अगर कोवलेंट कंपाउंड है तो बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से कर देंगे, अगर आयनिक कंपाउंड है तो दो पार्ट में डिवाइड किया हूं मैं, एक मोनो एटॉमिक कंपाउंड, मोनो एटॉमिक अनायन, और एक पॉली एटॉमिक अनायन। क्या आ जाएगा? पॉली एटॉमिक अनायन। तो यहाँ पे पॉली एटॉमिक अनायन की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CO3-2, SO4-2, फिर SO3-2, इस टाइप से, जैसे पॉली एटॉमिक अनायन एक्सेट्रा। तो इसमें क्या करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। कोवलेंट कैरेक्टर कैसे जज करते थे हम लोग क्लास 11th में? फजान्स रूल से। किससे करते हैं? फजान्स रूल से। तो फजान्स रूल तो आपको याद है या नहीं? फजान्स रूल से हमें पता चल जाएगा कौन ज्यादा कोवलेंट है, और ज्यादा कोवलेंट है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। तो दो टाइप से हमने डिवाइड किया है आपको, स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट, एक कोवलेंट कंपाउंड, दूसरा आयनिक कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड में क्या हो जाएगा? थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। आयनिक कंपाउंड में मोनो एटॉमिक अनायन, पॉली एटॉमिक अनायन। मोनो एटॉमिक अनायन में क्या हो जाएगा? थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। एंड पॉली एटॉमिक अनायन में क्या हो जाएगा कि थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। और कोवेलेंट कैरेक्टर हमने कैसे निकालते हैं हम लोग? फजान्स रूल से।
डेंस। वेरी गुड। हाइड्राइड में सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी? हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। यानी यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट, हीट के टुवर्ड्स स्टेबिलिटी की बात करें हम, NH3, PH3, SH3, SBH3, BiH3। तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी क्या? ये आप बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? वेरी गुड आंसर। मैंने सर इस बेस पे डिवाइड किया है थर्मल स्टेबिलिटी। जब भी पूछे आपको कंपाउंड को देखिए आयनिक है या कोवलेंट है, बताइए जरा ये सारे हाइड्राइड्स आयनिक है या कोवलेंट है? ये NH3PH3 कोवेलेंट। कोवलेंट है। कोवलेंट में आ गया तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें है? बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या हो गया? बॉन्ड तोड़ने में जितना एनर्जी लगे। तो किसको तोड़ना मुश्किल है और किसको तोड़ना मुश्किल नहीं है, बताइए। सर NH3 की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ये सर तो इस वजह ओवरलैपिंग से। ज्यादा होगी। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH3 ये है, ये हो जाएगा। यस। अब देखिए अपने पास यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड एंगल वगैरह की बातें आती हैं, ठीक है। बॉन्ड एंगल हो गया, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ ही लिया है। कंपैरिजन बिटवीन बॉन्ड एंगल हो जाएगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन के बाद हम उसमें देखेंगे कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ऑलरेडी मैंने बता चुका है आपको, N2O5 नाइट्रोजन ऑक्साइड का 5 वो बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। उनका क्या कैरेक्टर होता है, कैसे हम उसके प्रिपरेशन करते हैं, उसमें कुछ डाइमर फॉर्म में रहते हैं, फिर हेलोजेंस वगैरह से रिएक्शन कराना है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या देता है हमें, तो इन सब पे फोकस करना हमें। आपको रोज ये चैप्टर करना है, रोज ही कुछ ना कुछ उसमें जितना भी मैंने लिखवाया है सब रोज के रोज पढ़ना है। जितना ज्यादा आप उसे रीड करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। इनऑर्गेनिक और इसमें बहुत सारे ट्रिक्स भी बता दिया हूं मैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। लास्ट में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो भी बता दूंगा। कोई डाउट है आपको? बताइए। नो सर नो। चलिए एक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, मैंने पढ़ाया नहीं है ये। बॉन्ड एंगल वैसे तो आपको दे देना चाहिए क्योंकि 11th में केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा है। NH3, PH3, SH3, SBH3, BiH3, इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? सर ये रिपल्शन से देखते थे ना, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। यस यस, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तो सारे में हाँ, सबसे ज्यादा किसमें होगा? सर NH3 में होना चाहिए। क्यों? सर मतलब वो उसका साइज भी कम है तो। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। एक चीज ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा, sp3 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 यही आएगा ना, इसके अलावा कुछ आएगा? sp3। इसमें लोन पेयर देखते हैं तो लोन पेयर सब में क्या है? एक है, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। बॉन्ड पेयर देखें तो तीन 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 है। जब ये सारी चीजें सेम हो जाए ना, इन दोनों को मिला के ही मैं ये बताया हूँ, इन दोनों को मिला के ही ये बताए हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब सब ये सारी चीजें आ जाए तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेंट्रल एटम का ज्यादा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम का ज्यादा है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? कि अगर यहाँ पे देखेंगे सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है। अगर कुछ केसेस ऐसे आएंगे जिसमें सेंट्रल एटम नहीं, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रॉन, जैसे NF3 की बात कर लें तो ये जो S फॉर क्या है? सराउंडिंग एटम।
तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पूरा बॉन्ड एंगल कि कैसे कैसे चेक करते हैं, फिर स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करेंगे